नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े, लंबे और लगातार चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गए हैं। उसी पर बात करेंगे, हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। तो 1 साल पूरा हो गया है किसान आंदोलन को। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग समेत कई और मांगों के लिए शुरू हुआ किसानों का आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर इतना असरदार साबित हुआ कि केंद्र सरकार को आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। कैबिनेट में तीनों कानूनों की वापसी की मंजूरी के बाद अब 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया के लिए अलग से बिल पेश किया जाएगा। हालांकि किसान अभी एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों को कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग तो थी ही थी, एमएसपी की लिखित गारंटी की बात उन्होंने की है। साथ ही जो किसान दिल्ली की सरहद पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है किसान आंदोलन के दौरान, उन परिवारों को किस तरह से मुआवजा दिया जाएगा, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर अभी भी सरकार से बातचीत होना बेहद जरूरी है। किसान आंदोलन के साल भर पूरा होने पर आज देश के कई राज्यों में किसान विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 1 साल हो गया और बड़ी हिम्मत है यहाँ के किसानों की कि 1 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार शुद्ध नहीं ले रही, उसमें भी हेरा फेरी दिखाती है। अभी 3 कानून वापसी लिए, एमएसपी पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है, अभी उसमें भी सरकार बात कर रही है। 750 किसान शहीद हो गए, उसके बारे में भी सरकार बातचीत शुरू करे। अपना ये परिवार के लोग बुलवाए, अपना आगे का सलाम मशवरा करेंगे, सारे बॉर्डरों पर लोग आएंगे आज और बातचीत करेंगे। तो आंदोलन चल रहा है अभी। तो भारत सरकार जब बातचीत करेगी तो आगे का समाधान निकलेगा। वो बात ही करना नहीं चाहते तो वो तो बगैर बात के कैसे समाधान निकल जाए? भाई बात तो करें। दिल्ली में बॉर्डर्स पर जो कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये दिल्ली पुलिस का प्रमुख कर्तव्य है और उसी के तहत जो किसानों द्वारा जो नवंबर 26 का एक आह्वान दिया गया है, उसके ऊपर हम अपनी नजर भी बनाए हुए हैं और कोई भी प्रकार का गैर कानूनी एक्टिविटी या कोई उपद्रव या किसी प्रकार की घटना घटित ना हो जाए और कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में ना ले पाए, इसके लिए हम जो भी उचित पुलिस इंतजामात होता है पेशेदार तरीके से उसको लगाए हैं और यही इंतजाम वहां पे लगा रहेगा। तो किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। बहरहाल संसद के सत्र के दौरान कांग्रेस ने एक एक करके सभी मुद्दे उठाने का फैसला लिया है। सोनिया गांधी के निवास पर कांग्रेस रणनीति समूह की एक बैठक हुई जो कल हुई है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बैठक के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एमएसपी का मुद्दा, लखीमपुर खीरी का मुद्दा, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, जम्मू कश्मीर सहित सभी मुद्दे उठाए जाएंगे संसद सत्र के दौरान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम टीएमसी समेत सभी विपक्षी पार्टियों से संपर्क करेंगे, इन मुद्दों पर संसद में एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। 29 को हो गई है, तो टीएमसी सभी लोगों से हम कांटेक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जैसा कि जो लास्ट सेशन में हमने किया था मानसून सेशन में, वैसा ही सभी से विनती करेंगे कि लोगों के मुद्दों के ऊपर, लोगों के जो ग्रीवेंसेस है, उनको उस ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए एकता की जरूरत है। हम सबसे अपील करेंगे। थैंक यू। तो कांग्रेस यहां पर विपक्षी एकता की बात कर रही है। कांग्रेस ज्वलंत मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर चलाने की रणनीति पर बात हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल से विपक्षी एकता पर सवालिया निशान लगते हुए दिख रहे हैं। मेघालय में टीएमसी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने टीएमसी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। टीएमसी ने एक बार फिर कांग्रेस को करारा झटका दिया है। अब मेघालय में कांग्रेस के 17 विधायकों में से 12 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया है। टीएमसी में शामिल होने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व को ही जिम्मेदार ठहराया है। वो हफ्ता भर पहले दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मिलकर मेघालय लौटे थे। 2018 में हुए मेघालय विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस 21 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, पर सरकार नहीं बना सकी और विपक्ष में बैठना पड़ा। हम लोगों ने फैसला लिया है टीएमसी में शामिल हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस में रहते विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। There's a reason for us to believe that we are failing in our duty. उधर कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि वह यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता बनर्जी को चुनौती भी दे दी। अगर हिम्मत रहे, दम रहे, मैं चुनौती दे रहा हूं, आपकी पार्टी में शामिल होने का पहले उनकी जेब से जो कांग्रेस की सिंबल है वो निकाल के टीएमसी के सिंबल में तबादला कर दीजिए, चुनाव में उतारिए, चुनाव में जीते और आपको पार्टी में शामिल कीजिए फॉर्मली। जानकारों के मुताबिक 2024 के आम चुनाव से पहले ममता खुद को मोदी के आगे विपक्ष का मुख्य चेहरे के तौर पर साबित करने में जुट गई है। इसके तहत 2 दिन पहले हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद को ममता खुद टीएमसी में शामिल करवा चुकी हैं। इससे पहले महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी सुष्मिता देव, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुई जिन्हो फिलेरियो, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पोते ललितेश त्रिपाठी कांग्रेस छोड़ तृणमूल में शामिल हो चुके हैं। इन सब के बावजूद ममता इस बात से इनकार कर रही है कि वो कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रही हैं। अगर हम तो किसी को नहीं बोला, लेकिन अगर हमारा पार्टी में कोई आते हैं, अगर कोई पार्टी छोड़ के भी आते हैं, ये उसका अपना का बात है। हम कोई पार्टी को जोड़ने तोड़ने का बात नहीं कर रहे। वैसे ये सियासी आना जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए ममता पर नाराजगी से ज्यादा कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह संकेत कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। ममता बनर्जी के इन कदमों से साफ जाहिर है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस का विस्तार कर रही हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जगह तो भरी दी है, अब देखना यह है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कितना सफल हो पाती हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की, जिन्होंने मोगा में अपनी ही सरकार पर हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार ने नशे व बेअदबी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो वो राज्य सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे। सिद्धू ने कहा कि नशे की वजह से लाखों नौजवान बर्बाद हो गए हैं, ऐसे में नशे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना काफी अहम है। कि 2 महीने पहले जो सरकार बनी ठीक है कि बनी थी, दसो और रिपोर्ट लखा मावा रोजियां, लखा नौजवान सैया लाला मुर्गे। तो मैं अज तुहानू कहना, जे ये रिपोर्ट ना खोली पंजाब सरकार ने ते नवजोत सिंह सिद्धू अपनी देही दा दे उत्ते लाओ, मरण वर्त दे उत्ते जाओ जाओ, कहता तुहानू। चलते हैं जहां एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जौनपुर में एक सभा में सपा और भाजपा दोनों पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि योगी मुझे माहौल खराब करने वाला बताते हैं, कोई बीजेपी का एजेंट कहता है तो कोई कांग्रेस का। अखिलेश और बाबा तय करे कि वो किसके एजेंट हैं। उन्होंने मांग की कि कृषि कानूनों की तरह सीएए भी वापस लिया जाए। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में सड़कों की बदहाली का मजाक उड़ाया। उनके अनुसार वाराणसी की सड़कें इतनी खराब हैं कि हड्डी और फेफड़े तक खराब हो जा रहे हैं। नोएडा को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने वाला है। नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में है उत्तर प्रदेश के, उसको जब ये एयरपोर्ट मिलेगा और उसका एक चरण यानी कि एक भाग 2014 में 2024 में खुल जाएगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बहुत लंबा है, धीरे धीरे चलेगा। 6 रनवे हैं, कम से कम नहीं तो लगभग 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ प्रोजेक्ट है। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर बात करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया अब हमारे साथ जुड़ गए हैं।
ज्योतिरादित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की कल्पना करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। आप सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और आप एकदम फोरफ्रंट पे रहे हैं, आपकी निगरानी में और आपकी अगुवाई में ये सब हो रहा है। सबसे पहली बात, इतना बड़ा प्रोजेक्ट सोचना कैसा महसूस हो रहा है? I think you pretty much said it. This is going to, Sanket, in many ways change the paradigm of transportation as we know it in our country. We are witnessing today the Prime Minister laying the foundation stone of a world-class, world-scale international airport at Jewar in Noida. This was a long-awaited dream of the people of that area, which for multiple political reasons, through multiple regimes, constantly got scuttled. It was something that the then Chief Minister of a BJP government, Rajnath Singh ji, started in 2001 and is seeing fruition in 2021, almost 2 decades later, under the stewardship of Prime Minister Modi and Yogi Adityanath as Chief Minister, along with the Ministry of Civil Aviation. अब एक चीज जो बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लॉन्च होने में, वो है कि वो कितने समय में पूरा होगा। मैं अगर आपसे पूछ पाऊं ज्योतिरादित्य जी, टाइमलाइन क्या होगा इस प्रोजेक्ट का? कितनी देर में या कितनी जल्दी या कब कितने समय में इसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इसका क्रियान्वयन होगा, कितने फेज में? यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो एक एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भूमि पूजन आज की गई है। और आपको मालूम है कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार की मंशा, संकल्प और विचारधारा क्रियान्वयन पे केंद्रित है, एक्सिक्यूशन पे केंद्रित है और स्पष्ट हमारे टारगेट्स हैं। 2024 तक इसका फेज 1 कंप्लीट होगा, जहां नया टर्मिनल, नया रनवे, सारी फैसिलिटीज, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जो गति शक्ति योजना है प्रधानमंत्री जी की, उसके तहत बस, ट्रेन, मेट्रो, रेल, सारी कनेक्टिविटी स्ट्रेट सीधा का सीधा हवाई अड्डे तक पहुंचाने की कोशिश है और होगी। और उसी के साथ 2024 में ये पहला फेज 9,000 करोड़ का तैयार हो जाएगा और फिर द्वितीय जो इसका फेज है ये 2030 तक तैयार होगा और अंततः में ये 7 करोड़ यात्रियों के लिए ये एक फैसिलिटी बनेगी अगले 15 साल के अंदर। तो एक सबसे बड़ा हवाई अड्डा की शुरुआत आज उत्तर प्रदेश के जेवर में की गई है। बहुत सालों तक ये लंबित थी, बहुत सालों तक राजनीतिक अखाड़े में ये अटकी हुई थी और उस राजनीतिक अखाड़े से उठाकर प्रधानमंत्री जी ने इसे पूर्ण जीवित किया है और इसकी शुरुआत की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 60,000 करोड़ का निवेश अर्थव्यवस्था में आसपास में इस क्षेत्र में आएगा और 1 लाख लोगों को रोजगार का अवसर उत्पन्न हो पाएगा। डेवलपमेंट जब प्रगति होती है तो उसका एक खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उनके घर ढा दिए गए हैं, वो टेंट में रहने पर मजबूर हो गए हैं। उनका ये कहना है कि उनको मुआवजा नहीं मिला है नियम के हिसाब से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम भले ही सपना देख रहे हो एक बड़े प्रोजेक्ट का, लेकिन सब लोगों का भला हो, ये कितना जरूरी है? जहां भी जमीन की अधिग्रहण हुई है और 7,000 किसानों से जमीन की अधिग्रहण हुई है, नियम के अनुसार, हियरिंग्स के अनुसार पूर्ण रूप से मुआवजा, और केवल मुआवजा नहीं, उनको विस्थापित भी किया गया है। उदाहरण के तौर पर हमारे कई किसान इस क्षेत्र से बुलंदशहर में स्थापित हुए हैं, वहां उन्होंने जमीन लेके वहां खेती भी शुरू कर दी है। तो ये जो एक तरीके से एक फसाड बनाया जा रहा है कि लोगों को मुआवजा नहीं मिला, उनको विस्थापन ठीक से नहीं किया गया, ये सरासर झूठ है। और उन्हीं लोगों की कहानी है जो लोग इस देश को विकास और प्रगति, और जो राजनीतिक दल इस देश के विकास और प्रगति में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
हर व्यक्ति के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है और उस न्यायपूर्ण व्यवहार के आधार पे ही ये एयरपोर्ट आज संभव हो पाया है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे नियमों के अनुसार ही ये कार्रवाई की है। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ज्योतिरादित्य जी एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। देखिए, ये एक अजीब और गरीब राज्य है जहां पर मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, वो बेचारी 2012 में चुनाव हार गई। अखिलेश ने 2017 तक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, बेचारे वो भी 2017 में हार गए। ऐसे में बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है नेताओं को कि वो विकास के कार्य को बेचें और चुनाव जीत लें। तो फिर ऐसा जब आप कर रहे हैं तो आपको ये क्यों उम्मीद है कि लोग इसको फेस वैल्यू पर लेंगे? ये जिंदगी में इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए। अगर हम आत्मा से अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम आत्मा से जनसेवा के पथ पे चले हैं, अगर हम अंतरात्मा से सेवा भाव के आधार पर चल रहे हैं, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, जो अध्यक्ष जी नड्डा साहब ने भी कहा है कि सेवा ही संगठन है, तो उस पथ पर अगर हम चल रहे हैं तो उस पथ पर चलकर जनता का आशीर्वाद जरूर हमारे साथ रहेगा, ये विश्वास हमें है। और हमारा नेतृत्व सशक्त है प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, दोबारा जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। एक तरफ योगी जी हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ दमदार हैं, एक तरफ ईमानदार हैं, और दोनों की जोड़ी, सशक्त जोड़ी के आधार पर दोबारा जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने करके दिखाया है, लोगों की जीवन हमने बदली है, विकास किया है, प्रगति किया है, राष्ट्र स्तर पे भी और उत्तर प्रदेश के स्तर पे भी। और अब बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट की, जिसने काफी चिंताएं बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट मिला है और ये नया वेरिएंट सामने आने के बाद भारत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले या इन देशों के रास्ते से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी जांच की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि संक्रमित पाए गए यात्रियों के नमूने जांच के लिए भेजे जाएं। इधर नया वेरिएंट मिलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक बैठक बुलाई है। यूके ने 6 दक्षिण अफ्रीकी देशों से विमानों के आने पर पाबंदी लगा दी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार विधान परिषद की, जो कि अब पेपरलेस बन गई है। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार विधान परिषद अब ई विधान परिषद है। हर सदस्य के बैठने के स्थान पर टैब लगा दिया गया है। सारी सूचनाएं और कार्यवाही टैब के माध्यम से होगी। सदस्यों को बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले बात किसान आंदोलन की करते हैं। आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े, लंबे और लगातार चले किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। बात करेंगे इस आंदोलन की। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग समेत कई और मांगों के लिए शुरू हुआ किसानों का यह आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर इतना सदा साबित हुआ कि केंद्र सरकार को आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। कैबिनेट में तीनों कानूनों की वापसी की मंजूरी के बाद अब 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया के लिए अलग से बिल पेश किया जाएगा। हालांकि किसान अभी एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के साल भर पूरा होने पर आज देश के कई राज्यों में किसान विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक साल हो गया और बड़ी हिम्मत है यहाँ के किसानों की कि 1 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार शुद्ध नहीं ले रही। उसमें भी हेरा फेरी दिखाती है। अभी 3 कानून वापसी लिए। एमएसपी पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है, अभी उसमें भी सरकार बात कर रही है। 750 किसान शहीद हो गए, उसके बारे में भी सरकार बातचीत शुरू करे। अपना ये परिवार के लोग बुलवाए, अपना आगे का सलाह मशवरा करेंगे। सारे बॉर्डरों पर लोग आएंगे आज और बातचीत करेंगे। तो आंदोलन चल रहा है अभी। तो भारत सरकार जब बातचीत करेगी तो आगे का समाधान निकलेगा। वो बात ही करना नहीं चाहते तो वो तो बगैर बात के कैसे समाधान निकल जाए? भाई बात तो करें कुछ।
देश की राजधानी दिल्ली में बॉर्डर्स पर जो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये दिल्ली पुलिस का प्रमुख कर्तव्य है और उसी के तहत जो किसानों द्वारा जो नवंबर 26 का एक आह्वान दिया गया है उसके ऊपर हम अपनी नजर भी बनाए हुए हैं और कोई भी प्रकार का गैर कानूनी एक्टिविटी या कोई उपद्रव या किसी प्रकार की घटना घटित ना हो जाए और कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में ना ले पाए, इसके लिए हम जो भी उचित पुलिस इंतजामात होता है पेशेदार तरीके से उसको लगाए हैं और यही इंतजाम वहां पे लगा रहेगा। संसद के सत्र के दौरान कांग्रेस ने एक एक करके सभी मुद्दे उठाने का फैसला लिया है। सोनिया गांधी के निवास पर कांग्रेस रणनीति समूह की बैठक के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एमएसपी का मुद्दा, लखीमपुर खीरी का मुद्दा, महंगाई, पेट्रोल डीजल, जम्मू कश्मीर सहित सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम टीएमसी समेत सभी विपक्षी पार्टियों से संपर्क करेंगे। इन मुद्दों पर संसद में एक साथ लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। टीएमसी सभी लोगों से हम कांटेक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जैसा कि जो लास्ट सेशन में हमने किया था मानसून सेशन में, वैसा ही सभी से विनती करेंगे कि लोगों के मुद्दों के ऊपर, लोगों के जो ग्रीवेंसेस है उनको, उस ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए एकता की जरूरत है। हम सबसे अपील करेंगे। थैंक यू। देश में आज 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रपति संविधान सभा में हुई चर्चा और बहस को और संविधान के लिखित प्रति के डिजिटल संस्करण का विमोचन करेंगे। शाम में भी विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। वहीं संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले मुख्य कार्यक्रम का कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां बहिष्कार करेंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ी जाति की एक और पार्टी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से गठबंधन कर लखनऊ में एक बड़ी रैली की। इस तरह ये 5वीं पार्टी रही जिससे अखिलेश का अलायंस हो चुका है। अखिलेश ने कहा कि वो बड़े बदलाव के लिए छोटी छोटी उन पार्टियों को जोड़ रहे हैं जिन्हें सियासी हिस्सेदारी नहीं मिली है, वो उन्हें हिस्सेदारी देंगे। कमाल खान की रिपोर्ट आप देखिए। समाजवादी पार्टी की एक और पिछड़ी पार्टी के साथ गठजोड़ का ये सम्मेलन हो रहा है। मंच सजा हुआ है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का। ये नोनिया बिरादरी के लोगों की पार्टी है जिसके नेता संजय चौहान हैं, जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हर तरफ नोनिया समाज की पार्टी के झंडे लहराते रहे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद ये उनकी पहली रैली है। अखिलेश यादव ने उनका हमेशा साथ देने का वादा किया। आपके साथ सहयोग दे करके आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर आपको हक देने की बात होगी तो हक दिलाने में भी समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपको अगर भागीदारी देने की बात होगी तो समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। नोनिया पिछड़ी जाति है जिसे लोनिया और चौहान भी कहते हैं। इनकी आबादी 3% के आसपास है। इनका पूर्वी यूपी के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, चंदौली वगैरह जिलों की 15 से 20 सीटों पे अच्छा असर है। समाजवादी पार्टी अब तक राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कृष्णा पटेल, महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से गठबंधन कर चुकी है। शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और राजा भैया के जनसत्ता दल से गठबंधन के चर्चे हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। रैली में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि अखिलेश यादव ने सरकार बनने पे उनके समाज को पूरी हिस्सेदारी का वादा किया है, इसलिए वे समाजवादी पार्टी को वोट देकर जिताएं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कम बेसी अपने समाज के लोग
हर जिले से आए हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा साथियों कि आप अगर चाहते हैं कि आपका नेता मजबूत हो तो 2022 के विधानसभा का चुनाव आएगा, अपने अपने बूथ से आप साइकिल को जिता देना। रैली में पहुंचे दोनों दलों के कार्यकर्ता इस गठबंधन से उत्साहित दिखे। बिंदु बिंदु से सिंधु बना है। जब छोटे छोटे दल मिलेंगे तो एक बड़ा महादल बनता है। तो आप ऐसे भी सोच लीजिए, आज हर वर्ग आज अखिलेश यादव की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहा है। राजनीतिक फायदा यही है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जो शोषित वंचित परिवार हैं, वो एकजुट हों और एकजुट होकर ही इस घमंड से भरी सरकार को हम लोग हटाने में कामयाब हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें एक एक वोट की अहमियत है और छोटी से छोटी जाति की बेइंतहा अहमियत है। ऐसे में एक नई बैकवर्ड पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का चुनावों पे जरूर असर होगा। लखनऊ में अरुण पांडे और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जौनपुर में एक सभा में सपा और भाजपा दोनों पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि योगी मुझे माहौल खराब करने वाला बताते हैं, कोई भाजपा का एजेंट कहता है तो कोई कांग्रेस का। अखिलेश और बाबा तय करें कि वो किसके एजेंट हैं। उन्होंने मांग की कि कृषि कानूनों की तरह सीएए भी वापस लिया जाए। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में सड़कों की बदहाली का मजाक भी उड़ाया। उनके अनुसार वाराणसी की सड़कें इतनी खराब हैं कि हड्डी और फेफड़े तक खराब हो जा रहे हैं। कभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया ये ओवैसी समाजवादी का एजेंट है, समाजवादी पार्टी बोलती ये ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, कांग्रेस बोलती ये ओवैसी फुला का भीखी है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार राज्य में कोविड का आंकड़ा 2 अंकों में आ रहा है। राज्य में लोगों में भी कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाही दिख रही है। वहीं राजनीतिक दल भी लगातार बड़ी तादाद में भीड़ जुटाकर धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। कोविड संकट पर नियंत्रण होने के कारण महामारी के समय, कोविड-19 महामारी के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सभी प्रतिबंध आज से ही हमने हटाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कोविड के सारे प्रतिबंध हटा दिए। राज्य में न सिर्फ रैली, धरना, प्रदर्शन बढ़ा, कोविड के प्रोटोकॉल भी टूटे। नतीजा, मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए। पिछले 5 दिनों में 75 नए कोविड के संक्रमित मिले, जो उससे पहले के 5 दिनों की तुलना में 150% अधिक है। एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से 100 पार कर 104 पर जा पहुंची है। एक और फिक्र की बात, कम टेस्टिंग है। पहले औसतन 80,000 सैंपल हर दिन लिए जाते थे, लेकिन अब लगभग 55,000। 22 नए प्रकरण आए, 8 ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। 104 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे हैं। संक्रमण दर हमारी 0.04% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई। कल संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमने 57,223 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए। दूसरी फिक्र की बात, दोनों डोज लगने के बाद पिछले 10 दिनों में 3 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें 2 इंदौर के थे। अलग अलग ट्रेनिंग से या बाहर से आते हैं, इन लोगों का आया है केसेस पॉजिटिव, और रहा तो डेथ का, तो इनको कहीं न कहीं कोमार्बिडिटी रही है। दूसरे साथ में कोविड पॉजिटिव के साथ कोमार्बिडिटी, इस वजह से इनकी डेथ भी हुई है। अगर अपन समझना चाहें तो क्या दोनों वैक्सीन के डोज लग गए थे उनको? दोनों वैक्सीन के डोज लग गए और इनकी कोई वैसे ट्रेवल हिस्ट्री ज़्यादा है ही नहीं।
तीसरी फिक्र ये तस्वीरें हैं। धार में स्वास्थ्य विभाग की टीम को पीट दिया गया। डिंडौरी में वो धान काटने लगे ताकि किसान टीका लगवाने जाएं। बात डराने की नहीं, लेकिन फिक्र की जरूर है। गांव शहर सब खुल गए हैं, लेकिन लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी डोज लगवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। नतीजा संक्रमण बढ़ता जा रहा है। धार से साबिर, डिंडोरी से डेविड, इंदौर से समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको बताते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। कौन सी खबरें आप विस्तार से जो है आज दिन भर देखना चाहते हैं। तो आज की बड़ी खबरों में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है, जिसको लेकर आज कई जगह पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश योगी तय करें कि मैं किसका एजेंट हूं, ये ओवैसी का कहना है। दोनों पार्टियों पर निशाना उन्होंने साधा। और कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी एकता के लिए टीएमसी से भी वो बात करेंगे, जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है उसके लिए। और मोहन भागवत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विभाजन खत्म करके ही मिटेगा दर्द। और साथ ही कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो भी खतरा पैदा कर रहा है। भारत इसको लेकर सतर्क है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी विस्तार से आप जान सकते हैं इन बड़ी खबरों में।